नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। कभी भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी भी जारी की है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं, तो वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या फिर परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है, तो हमारे खास शो में डॉक्टर से सीधे आप बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या फिर कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो हरियाणा सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने क्या कुछ तैयारी की हुई है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स तैयार की गई है, जिससे कि तीसरी लहर में मरीजों को सुविधाएं पहुंचाई जा सके। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी भी की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार से ब्लैक में उसको ना बेचा जाए। बेड और ऑक्सीजन, खासतौर पर वेंटिलेटर्स की जो संख्या है उसे बढ़ाया गया है, जिसकी भारी कमी दूसरी लहर के दौरान देखने को मिली थी। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती की जा रही है, जिससे कि किसी भी प्रकार से स्कैर्सिटी डॉक्टर्स की न हो। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट्स भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं, जिससे कि मरीजों को सुविधा पहुंचाई जा सके। तो तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तीसरी लहर से निपटने के लिए टास्क फोर्स भी बनाई गई है। उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें कि बेड और ऑक्सीजन, खासतौर पर वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अभिनव फिजिशियन हैं, आप हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा ईशा मदान हमारे साथ जुड़ गए, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। डॉक्टर अभिनव, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी। कोरोना के जो खतरे हैं वो लगातार एक के बाद एक वैज्ञानिक उसको लेकर चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। इन सबके बीच मौसमी बीमारियां भी लोगों को डरा रही हैं। क्या कुछ आप यहाँ से संदेश सबसे पहले दर्शकों को देना चाहेंगे? डॉक्टर अभिनव, आवाज मिल रही है आपको? ईशा जी, आपको आवाज मिल रही है? तो दूसरी लहर को किस तरीके से हरियाणा सरकार ने हराया था, ये हम आपको बता रहे हैं। टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर भी यहाँ पर पाबंदियों को सख्त किया गया है। डेडिकेट कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार से समस्या न हो। और साथ ही लोगों को वैक्सीन लगाने को लेकर भी जागरूक लगातार किया जा रहा है। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से अधिक कोविड बेड्स की बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। आपको बता दें कि तमाम जिलों में व्यवस्था अस्पतालों को लेकर पूरी की जा रही है। डॉक्टर्स की जो संख्या है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो। अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में बेड की क्षमता बढ़ाई जा रही है। खासतौर पर वेंटिलेटर्स की जो संख्या है उसे बढ़ाया गया है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की वजह से कई लोगों की जान भी गई थी, वो अपने आप में बेहद गंभीर मंजर हम सभी ने देखा। और उसी के मद्देनजर यहां पर हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दूसरी लहर के दौरान हालात क्या कुछ थे और फिलहाल सरकार ने तीसरी लहर को तैयारियां उसको लेकर क्या कुछ की है। साथ ही आपको बता दें कि 1000 से अधिक चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मियों की भर्ती अब कर ली गई है, जिससे कि किसी भी प्रकार से खतरे पर पार पाया जा सके। ऐसे में तैयारी पूरी है। आशा वर्कर्स ने घर घर जाके दूसरी लहर के दौरान सर्वे किया था, और यही वजह है कि हरियाणा
हरियाणा में जो हालात गंभीर बने हुए थे उन पर काबू पाया जा सका। साथ ही मेडिकल किट भी लोगों को घर घर जाकर पहुंचाई गई थी, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा था। खासतौर पर ऐसे मरीजों को जो होम आइसोलेशन में थे उनको तमाम मुहैया सुविधा यहाँ पर करवाई जा रही थी। 13 मिलियन लोगों की जान बचाई गई है इसी प्रकार की सावधानियां बरतकर। ऐसे में लोगों से भी लगातार हरियाणा सरकार अपने स्तर पर अपील कर रही है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। आपको बता दें कि सरकार ने 450 मोबाइल स्वास्थ्य टीमें भी बनाई हैं जो घर घर जाकर लोगों को दवाइयां भी उपलब्ध करवा रही है और तमाम मेडिकेशन को लेकर जानकारी दे रही हैं। राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है जो स्पेसिफिकली अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, जिससे कि खासतौर पर दूर दराज के जो लोग हैं या फिर जिनके क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं उन लोगों को ये जो कमेटी है ये पूरी तरीके से मदद कर सके। मरीजों की जांच के लिए, होम आइसोलेशन के लिए भी टीमें अलग से बनाई गई हैं ताकि बड़ी तादाद में जो लोग घर पर रहकर ही अपना इलाज कर रहे थे उनको यहां पर सहूलियत दी जा सके, सही जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके, किसी भी प्रकार से डॉक्टरों का अभाव उनको महसूस ना हो। रोगियों को होम आइसोलेशन किट भी मुफ्त में दी गई थी जिससे कि अपना इलाज वो खुद कर सके, दवाइयों के लिए उन्हें घर से बाहर न निकलना पड़े। तो जो किट बनाई गई थी वो भी सरकार की तरफ से मुफ्त में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मुहैया करवाई गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने को लेकर भी कदम उठाए गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा भी कई ऐसे उपकरण हैं जिनकी दरकार उस वक्त थी दूसरी लहर में, अब उनके बंदोबस्त भी किए गए हैं। 9 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र इसी सिलसिले में स्थापित किए गए हैं जिससे कि मरीजों को सहयोग पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि हालातों में सुधार को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद अच्छी हैं, जिसमें बड़ा योगदान यहां पर प्रदेश की जनता का भी है। ऐसे में उसी योगदान की दरकार भी है कि आने वाले समय में जनता उतनी ही सजग बनी रहेगी और उतनी ही जानकारी के साथ यहां पर तीसरी लहर अगर भविष्य में कभी आती भी है तो उस पर भी विजय पाई जाएगी। आपको बता दें 130 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की फिलहाल योजना भी है। अस्पतालों में कोविड जांच और इलाज के रेट भी तय किए गए हैं क्योंकि कई तस्वीरें ऐसे सामने आई जहां पर मनमाने ढंग से अस्पतालों द्वारा मरीजों से पैसे यहां पर वसूल करने को लेकर खबरें सामने आई जिससे कि मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में मोर्चा अब सरकार ने संभाला है और कोविड और बिना कोविड के मरीजों के लिए भी रेट यहाँ पर पहले से तय कर लिए गए हैं। सरकार ने आपको बता दें कि टैबलेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू की है। चलिए, हमारे खास मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईशा मदान हमारे साथ जुड़ रही है। आप दोनों का इंडिया न्यूज हरियाणा के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिनव, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि कोरोना की त्रासदी हम सभी को पता है कि बहुत बड़ी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में मौसमी बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैम, आजकल इस चीज का बहुत ऐसा हम देखने को मिल रहा है कि काफी प्रकार के मरीज आ रहे हैं जो कॉमन कोल्ड या वायरल फीवर के साथ आ रहे हैं। गले खराब होने से तबीयत खराब हो रही है, शुरुआत हो रही है। उसके बाद हल्की खांसी, बुखार, इसमें पेशेंट यूजुअली हाई ग्रेड फीवर के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन काफी सारे पेशेंट हैं जो मीडियम टू लो ग्रेड फीवर के साथ भी प्रेजेंट हो रहे हैं। और इवेंचुअली पेशेंट कफ विद एक्सपेक्टोरेशन को थोड़ी बहुत बलगम भी उनको खांसी के साथ आती है, इसकी भी समस्या वो बता रहे हैं। ये सारी चीजें कंफ्यूजिंग है कोविड के साथ। कोविड में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो एक तो टेस्टिंग सुनिश्चित करें कि टेस्ट जरूर कराएं कोविड का। एनी फीवर, अभी जब से हमारा कोविड हुआ है तब से हम यही बोल रहे हैं कि कोई भी बुखार जब तक टेस्ट नहीं हो जाए वो कोविड ही मान के चले उसको, ताकि हम टेस्टिंग इंश्योर कर सकें। तो अगर इस तरह के लक्षण हैं तो टेस्टिंग जरूर कराएं। अपने घर के अंदर निश्चित दूरी एक दूसरे मेंबर से बना के रखना बहुत जरूरी है। बार बार हाथ धोना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल ना करें, जूठे बर्तन इस्तेमाल ना करें, टॉवल्स इस्तेमाल ना करें, कपड़े इस्तेमाल ना करें। और अगर किसी मरीज को बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत खांसी हो रही है, छींक हो रही है, तो वो मरीज भी और बाकी के सदस्य भी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।
जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तो महत्वपूर्ण है इन टिप्स का सही से पालन किया जाए। ईशा जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, खान-पान को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को आती है, ख़ास तौर पर चूँकि मौसम कुछ ऐसा बना हुआ है कि सजेस्ट लगातार डॉक्टर्स की तरफ से यही किया जाता है कि बाहर का बहुत न खाएँ। तो उसको लेकर क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? देखिए मैम, मैं जैसे कि पहले भी अपने लास्ट सेशन में भी बता चुकी हूँ कि ये ऐसा मौसम है जब हमारी इम्यूनिटी और हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा वीक होता है। साल के जिन दिनों में हमारा डाइजेशन सिस्टम सबसे ज्यादा वीक होता है ये वो दिन चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि हम उतना ही खाएं जितना हम पचा सकते हैं जी। और हम वो खाएं जिसको पचाने में जनरली हमें ज्यादा इजी रहता है। जैसे कि अब इस टाइम पे आप ऐसी चीजों का यूज ना करें जिनको पचाने में आपको देरी होती है। आप जानते हैं आपके शरीर में घी या कुछ ऐसी चीजें, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, उसको पचाने में आपको वक्त लगता है। तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। अब एक नई प्रॉब्लम जो सामने आ रही है वो ये है कि वायरल और डेंगू इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है शहर के अंदर। तो जो मेरी सबसे पहली एडवाइस है वो यही रहती है कि सबसे पहले तो आपको फीवर है, वायरल है, नहीं है, आप अपने इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो डाइट ले सकते हैं वो लीजिए ताकि आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग रहे। तो उसके लिए आपको मैं कुछ चीजें बताती हूँ, जैसे कि आप ब्रोकली का जो है अपने खाने में जो है डेली यूज कर सकते हैं। अब ब्रोकली क्यों, एक्चुअली क्या है कि अभी जो है हमें हाई प्रोटीन डाइट की नीड है। अभी जो दिन चल रहे हैं इन दिनों के हिसाब से हमें हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि चिकन ब्रेस्ट है, एग्स हैं, फिशेज हैं। बट अभी तो आप देख रहे हैं नवरात्रे भी चल रहे हैं, 2 दिन बाद चलिए खैर वो खत्म हो जाएंगे। तो आप वेजिटेरियन जो है वो ब्रोकली या इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें जिसमें दालों का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, लेकिन उनका यूज आप कोशिश कीजिए दिन में कीजिए। क्योंकि जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए आपको 8 से 10 घंटे चाहिए और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इन दिनों में इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप रात को दाल खाएंगे और पचा लेंगे। और आपको प्रोटीन भी पूरी मात्रा में चाहिए, तो प्रोटीन लीजिए, दालें लीजिए, ब्रोकली लीजिए, लेकिन दिन के समय में लीजिए। गार्लिक का यूज करना, क्योंकि अभी तो 2 दिन तक तो नहीं चलेगा जनरली हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, बट गार्लिक का यूज कीजिए, जिंजर का यूज कीजिए, लेस कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। अभी जो लोग अल्कोहलिक या कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग नॉर्मल इंडियन लोग हम जानते हैं शाम को चाय पीने की आदत है, ज्यादा कॉफी पीने की आदत है, तो इन सब चीजों को कम कीजिए क्योंकि ये चीजें वो हैं जो आपके इम्यून को कमजोर करती हैं। और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए क्योंकि अभी हमें अपने इम्यून के लिए उसकी बहुत जरूरत है। और सीजनल फ्रूट्स तो आपको पता ही है, वो तो अमृत रस का काम करते हैं, उनका यूज कीजिए। और इसके साथ ही आई विल से कि पपाया का जो है आप मैक्सिमम यूज कीजिए क्योंकि डेंगू जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है शहर में। एंड पपाया जो है वो उसके अगेंस्ट बहुत अच्छी तरीके से जो है आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो आई विल से कि आप डेली अपनी डाइट में 1 टाइम बिफोर 4 PM पपाया जरूर ऐड करें, पपीते का सेवन जरूर करें। बिल्कुल ईशा जी, जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान ही हमने अपनी डाइट को बहुत ही हार्ड एंड फास्ट बना लिया था, जिसमें हमने काढ़े का सेवन करना शुरू कर दिया था, इसके अलावा हाई प्रोटीन फूड हम खाने लगे थे। ऐसे में अभी जो समय है उसके मुताबिक मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या उसी हार्ड एंड फास्ट डाइट को अभी भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि खतरा भी टला नहीं, या फिर अब हम थोड़ा सा लीनियंसी उसमें दे सकते हैं? देखिए जो हम हाई प्रोटीन डाइट की बात करते हैं ना, देखिए प्रोटीन ज्यादा खाने में कोई दिक्कत नहीं है जी। आप प्रोटीन का यूज कीजिए। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप प्रोटीन को पचाने के लिए आपको जो जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं वो 8 to 10 आवर्स का टाइम लेते हैं, ठीक है। एंड अपने प्रोटीन को किसी और चीज के साथ मिक्स मत कीजिए। जैसे कि सपोज आप फ्रूट या सैलेड का सेवन कर रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं और आपकी प्लेट के अंदर दाल है, सैलेड है, फ्रूट है। फ्रूट को और सैलेड को आपको दाल से 1 घंटा पहले खाना है। सैलेड को तो चलिए आप 20-25 मिनट पहले भी खा लीजिए या खाना स्टार्ट करने से जस्ट पहले खा लीजिए, लेकिन फ्रूट तो आपको अपने नॉर्मल प्रोटीन से 1 घंटा पहले खाना है क्योंकि फ्रूट को और सैलेड को डाइजेस्ट करने में लगते हैं आपको 20 से 25 मिनट, और वहीं दाल को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपको 8 से 10 घंटे तक लग सकते हैं। अब अगर आप वो दोनों चीजें मिक्स कर देंगे तो प्रोटीन आपको जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि ना तो आपका फ्रूट बचेगा ना ही आपकी दाल बचेगी। आपको क्या करना है, इसका क्रम जो है वो सही निर्धारित कर पाए कि पहले आप उसे खाइए जिसे आप जल्दी पचा सकते हैं ताकि उसके डाइजेस्टिव एंजाइम जो है आपकी देर से पचने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ मैच ना हो। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका कि अब हम काढ़े का सेवन करें ना करें। देखिए मैं जो जनरली एडवाइस करती हूँ, अभी जो मेरे से जिनकी भी डाइट रिगार्डिंग जो भी कंसल्टेंसी के लिए लोग मुझे कॉल करते हैं,
मैं उन्हें कहती हूँ कि देखिए आप क्या कीजिए, शाम को इंडियन हाउस जो हमारे जो भारत के अंदर क्या चलन है कि शाम को लोग चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। वो चाय या कॉफी पीने के इतने ज्यादा आदी हैं कि अगर वो चाय नहीं पियेंगे तो सिर में दर्द होता है। तो उन्हें मैं कहती हूँ आप कुछ इतने ज्यादा काढ़े का या इतनी ज्यादा हैवी प्रोसेस का यूज ना करके, अदरक जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करेगी, आपको वायरल और ये इस तरह की बीमारियों से जो आजकल चल रही हैं आपको लड़ने की क्षमता प्रदान करेगी। आप अदरक को थोड़ा सा कद्दूकस कीजिए, उसको 1 टीस्पून जितना लीजिए और उसको 1 कप वाटर के अंदर बॉईल कीजिए, उसका काढ़ा बना लीजिए। जब वो बन जाए तो उसके अंदर आप 1 स्पून हनी ऐड करके आप उसको पी सकते हैं। ये बहुत टेस्टी भी है और आपको अपनी जो भी आप कैफीन शाम को कंज्यूम करते हैं, आप कैफीन कट करेंगे वो आपके लिए अच्छा है, अदरक का कंजम्पशन करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। ऑर्गेनिक टी या आप तुलसी टी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम इंडियन हाउसेस में अगर हमें इस तरह की बीमारी या कोई बुखार है तो जनरली जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो कहते हैं कि तुलसी की चाय पियो, तो आप तुलसी भी डाल सकते हैं उसके अंदर। ये काढ़ा तो मैं पीने के लिए जनरली सजेस्ट करती हूँ इन दिनों में। टी को कट कीजिए, इस काढ़े को पीजिए, अच्छा भी लगेगा। और हाँ, अगर आपको भूख लगती है तो इससे 1 घंटे पहले आप फ्रूट्स का या कुछ भी ऐसे सैलेड या जो भी आप रॉ कुछ भी वेजीज ले सकते हैं, आप उसको कंज्यूम कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे और आपको जो आपकी आजकल बीमारियां चल रही हैं इनसे लड़ने के लिए कहीं हद तक जो है आपको क्षमता प्रदान करेगा ये चीज। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि हम सही डाइट तो ले, लेकिन सही समय पर किस तरीके से लेना है। और आई होप जो टिप्स आपने दिए और दर्शकों ने ध्यान से सुने होंगे। डॉक्टर अभिनव, जिस तरीके से मौसम लगातार बना हुआ है, खासतौर पर बुखार की जो समस्या है वो बड़े स्तर पर लोगों में देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं लोग इसे कोविड की तीसरी लहर से भी रिलेट करके देख रहे हैं और ये कन्फ्यूजन लगातार बढ़ता जाना है। इसको थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए क्लियर कीजिए, क्योंकि वायरल का बुखार भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि कोविड की तीसरी लहर को लेकर चूंकि चेतावनी दी जा रही थी तो कहीं कोरोना का बुखार तो नहीं। हाँ जी मैम, ये बिल्कुल चीजें कंफ्यूजिंग है और इसको अगर बाय बुक हम कहें तो डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है, आरटीपीसीआर। डॉक्टर अभिनव, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज जुड़ गए हमारे साथ फतेहाबाद से। सर बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, सवाल पूछिए सर। मैम, मेरी लड़की को थैलेसीमिया है, उसको वैक्सीन दिलवा सकते हैं यानी 17 साल की उम्र है। डॉक्टर अभिनव, बिल्कुल जरूरी है। जिनको भी बड़ी बीमारियां हैं, जो पहले से लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, उन सबको वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। पेशेंट को, इनको थैलेसीमिया है, लॉन्ग टर्म डिजीज है, आगे भी रहेगी, इनको जरूर इस चीज से बचना चाहिए और वैक्सीनेशन मस्ट है, जरूर लगवानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिनव, आप जवाब दे रहे थे सवाल का। हाँ जी मैम, तो अगर इन चीजों को हम डायरेक्टली अगर बाय बुक इनको डिफरेंशिएट करना चाहें तो उसका एक ही तरीका है, आरटीपीसीआर टेस्ट। लेकिन अगर उसके अलावा इनके लक्षणों की बात की जाए तो यूजुअली कोविड में फर्स्ट 5 डेज तक हाई ग्रेड फीवर नहीं आता। फीवर 101 से ऊपर का फीवर इज नॉट अ फीचर ऑफ कोविड। बट वंस कोविड स्टार्ट कॉजिंग निमोनिया, एक बार अगर निमोनिया होना शुरू हो गया कोविड से, तो वो आमतौर पे 5वें-6ठे दिन के बाद होता है। तो उसके बाद हाई ग्रेड फीवर आ सकता है, तेज बुखार, जाड़ा और कपकपी दे के भी आ सकता है। तो शुरुआती दिनों में तेज बुखार नहीं होगा। अदरवाइज जो आजकल वायरल बुखार चल रहे हैं उनमें गले की खराश या खांसी के साथ पहले दूसरे दिन से तेज बुखार आना शुरू होगा। डेंगू में भी तेज बुखार के साथ शुरुआत हो सकती है और डेंगू में 4 दिन के बाद आमतौर पर बुखार टूट जाता है और उसके बाद प्लेटलेट घटनी शुरू होती है। और कोविड में इसके उलट चौथे-5वें दिन के बाद अगर निमोनिया डेवलप हुआ तो हाई ग्रेड फीवर आना शुरू होता है। तो इस तरीके से इनको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे टू डिफरेंशिएट तो आरटीपीसीआर टेस्ट ही है। जल्दी से जल्दी डॉक्टर की मदद लें, डॉक्टर को ये डिसीजन लेने दें कि वो कोविड है या नॉर्मल वायरल है या डेंगू है। इस चीज के डिसीजन खुद घर पे ना लें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी यही भी है कि डिफरेंशिएशन को समझें और यही वजह है कि खास पैनल को हम हमारे इस खास कार्यक्रम में जोड़ते हैं ताकि किसी भी तरीके का भ्रम जो दर्शकों के जहन में लगातार बना हुआ उसको दूर करने की कोशिश की जा सके। साथ ही डॉक्टर अभिनव, ये भी महत्वपूर्ण समझना है क्योंकि कोरोना के मामले अब घटते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा में जो स्थिति है वो बहुत बेहतर हो रही है। ऐसे में लोग भी बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए हैं। जिसने वैक्सीन की 1 डोज लगवाई है वो अब दूसरी नहीं लगवा रहा, जिसने 1 भी नहीं लगवाई है वो प्रेफर ही नहीं कर रहे कि चले वैक्सीन लगवानी भी हमें चाहिए। ऐसे दर्शकों को आप क्या सलाह
सलाह देना चाहेंगे? सर मैम, अगर हम दूसरी डोज नहीं लगवाएंगे तो हम थर्ड वेव को इनवाइट करेंगे, उसको इनविटेशन देंगे। तो दूसरी डोज ना लगवाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर हम सच में थर्ड वेव से बचना चाहते हैं, या हम पिछले जैसी कंडीशन में नहीं फंसना चाहते, तो सबको दूसरी डोज लगवानी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। और जिनकी थर्ड डोज का टाइम, जिनकी सेकंड डोज का टाइम अब तक आया नहीं है, उनके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही सेकंड डोज है, और वो सबसे मस्ट चीज है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कुछ है तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों डोज लगवानी है, चूंकि मामले जरूर कम हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं कि हम सब सतर्क हैं, सावधान हैं और वैक्सीन भी ले रहे हैं। और अगर इसी में हम असावधानी फैलाने लगेंगे तो शायद मामले एक बार फिर से बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। ईशा मदान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, विशेष तौर पर महिलाओं होने के नाते बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने खान पान की ओर भी ध्यान दें, चूंकि महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। तो डाइट को लेकर कहीं ना कहीं वहां से जो लूप होल की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, वहां पर कहीं ना कहीं कमी आना शुरू हो जाती है। ऐसे में आप महिलाओं को सजेशन क्या कुछ देना चाहेंगे, कामकाजी भरी जिंदगी के बीच में भी किस तरीके से अपनी सेहत का वो ख्याल रखें? देखिए, जो स्पेशल टिप है इस सीजन के लिए वो ये है कि फ्रूट्स का कंजम्पशन जरूर करें। और मैंने आपको बताया कि सिट्रस फ्रूट्स का कंजम्पशन जरूर करें। तो अभी एक मैं आपको इसके साथ एक छोटी सी और टिप देती हूँ, जो कि विमेन के लिए जनरली क्या होता है, जो भारतीय महिलाएं होती हैं या जो भी घर में रहने वाली महिलाएं हैं, वो इतना ज्यादा अपनी फूड कंजम्पशन को और फूड कंजम्पशन को लेकर के बहुत ज्यादा जो है सचेत नहीं होती हैं। वो क्या करती हैं, उनको जो भी मिलता है, जिस टाइम पे भी मिलता है, वो खा लेती हैं। सपोज आपको सुबह मॉर्निंग में उठे, चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो कुछ भी खा लिया। उन्हें मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे कि मैं बता रही हूँ, आप सिट्रस फ्रूट्स खाइए, वो आपके लिए अभी विटामिन सी आपको देते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है इस टाइम पे। लेकिन आप ध्यान रखिए, आपको सिट्रस फ्रूट को एम्प्टी स्टमक नहीं कंज्यूम करना है। मैंने कई लोगों को और काफी सारी लेडीज को इस चीज के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ उन्हें क्या लगता है, यार ठीक है ऑरेंज है, सुबह उठे अभी आपको मौसमी या ऑरेंज मिला, सुबह उठते ही आपको लगा यार उसके ईशा जी क्या कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है, उसको स्टार्टिंग में अगर आप एम्प्टी स्टमक है तो आपके स्टमक को किसी भी फ्रूट को डाइजेस्ट करने के लिए मोरोवर स्वीट फ्रूट चाहिए। अभी जो खट्टे फल अगर हम सुबह उठते ही या एम्प्टी स्टमक अगर हम खट्टे फल खा लेते हैं तो उसे हम पचा नहीं पाते। तो हमें कब सिट्रस फ्रूट्स का कब यूज करना है, आपकी मील से 1 घंटा पहले खाना है, और आपको उसको शाम के बाद नहीं खाना है। मतलब जितना ज्यादा आपसे, जैसे कि आपका प्लम हो गया, आपका ग्रेप फ्रूट हो गया, आपके ऑरेंजेस हो गए, स्वीट लाइम हो गया, आप कंज्यूम कीजिए। इवन मैं तो ये बोलती हूँ, आपको थोड़ा सा भी लगने लगे कि आपको फीवर आ रहा है या शरीर में हरारत महसूस हो रही है या थकान महसूस हो रही है, आप एक स्वीट लाइम लीजिए और उसे कंज्यूम कर लीजिए, यू विल फील मच मच बेटर। ये तो मुझे लगता है शायद डॉक्टर भी आपको इस चीज की सलाह देंगे कि आपको लगता है कि यू आर फीलिंग टायर्ड, और लेकिन सुबह उठते ही नहीं कंज्यूम करना है। खाली स्टमक है, सपोज आपने, वैसे तो हम आफ्टरनून नैप के लिए मना ही करते हैं, पर अगर आपने आफ्टरनून नैप ले लिया, आप उठे एंड यू फील लाइक योर एम्प्टी स्टमक, तो आपको कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि आप इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और रात में मैं खाने के लिए इसलिए मना करती हूँ क्योंकि वो एक विरुद्ध आहार है। अगर आप नाइट में उसका कंजम्पशन करते हैं, अभी लोग जनरली ऐसा बोलते हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि अगर आप रात को यही फ्रूट का कंजम्पशन करेंगे तो आपको डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रात को जो आप मील लेंगे उसके साथ तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है ईशा जी। इस बीच एक दर्शक गुड़गांव से दीवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। दीवान जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, सुन रही है। सवाल पूछिए सर अपना। मैं ऐसा है जिसको एलर्जी हो रही है जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ, जिसको एलर्जी हो रही है तो उसका कोई समाधान है, यानी वैक्सीन लगवाए नहीं लगवाए? ठीक है डॉक्टर अभिनव। एलर्जी किस तरह की, सांस की एलर्जी है या स्किन की एलर्जी है? वैसे तो चाहे कोई भी एलर्जी हो, आपको कोविड का इंजेक्शन तो लगवाना ही लगवाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके एलर्जी की क्या कंडीशन है, उसको ठीक करने के लिए आप एक बार अपने लोकल डॉक्टर से मिलिए। सांस की एलर्जी है तो फिजिशियन से, चेस्ट फिजिशियन से मिलिए। चमड़ी की एलर्जी है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। और दोनों ही केसेस में आपको वैक्सीनेशन तो करवाना ही है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसी भी प्रकार से अगर आपको किसी भी अपने जो बॉडी है, अंग में एलर्जी है, लेकिन वैक्सीन का उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं, वैक्सीन आपको जरूर लगवानी है। लेकिन डॉक्टर अभिनव, जो गंभीर बीमारियां होती है, जैसे कई पेशेंट्स कैंसर से ग्रसित होते हैं, कई लोगों को शुगर की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर का इशू होता है, वो लोग खासतौर पर वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं।
मैम सबसे पहली गाइडलाइन ही यही जारी हुई थी कि जिन लोगों को भी लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं, लंबी बीमारियां हैं, क्रोनिक डिजीजेज हैं और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज है, जो रीनल किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनको कैंसर है, जो कीमोथेरेपी पे है या फिर बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं, ये पेशेंट्स हमारी प्रायोरिटी रहे हैं। जब से वैक्सीनेशन आई है तो उस टाइम से सबसे पहले इन्हीं को एडवाइस किया गया था कि आप वैक्सीनेशन लगवाइए। और ये लोग, इनमें से काफी पेशेंट अब भी बच रहे हैं। हार्ट के पेशेंट खासकर वो कहते हैं कि कहीं खून गाढ़ा ना हो जाए, खून ना जम जाए, इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लेकिन जिन भी लोगों को लंबी बीमारियां हैं उन लोगों को सबसे पहले उनको टीका लगवाना चाहिए। उनको सबसे ज्यादा जरूरत है उस टीके की जी। उस बीमारी से बचने की। बिल्कुल डॉक्टर अभिनय, कॉमनली रेज्ड क्वेश्चन ये भी है कि दोनों डोज अगर हम लगवा चुके हैं तो क्या पावर बूस्टर भी हमें लगवानी चाहिए? बूस्टर डोज को लेकर भी लगातार खबरें तेज हैं, उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी साझा कीजिए। मैम प्लीज एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? बूस्टर डोज को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही है। ये बूस्टर डोज कब लगेगी, कैसे लगेगी, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या उसको लेकर कोई जानकारी अभी तक अवेलेबल हो पाई है? कई मैम बहुत तरीके की स्टडीज है। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि आप जो आप फाइजर वाली वैक्सीन है इसके साथ अगर mRNA वैक्सीन इसके साथ ले लेते हैं तो अच्छा है। वैक्सीनेशन मिक्सिंग के ऊपर भी स्टडीज चल रही है कि एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड लगवा लेंगे तो भी बेटर अवेलेबिलिटी है। लेकिन इसके लिए अब तक कोई गाइडलाइन नहीं है। सरकार ने अब तक इसके लिए कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए, कोई भी आदेश नहीं दिए कि किस तरीके से करना है। तो अभी के लिए तो आप एक ही वैक्सीन लें और उसकी दोनों डोज लें, अभी तक का तो यही है। इसके अलावा इसके आगे जब भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या ICMR से जैसी भी गाइडलाइन आएंगी वो उसके ऊपर डिसाइड होगा। ये सारा अभी इसके ऊपर अभी स्टडीज चल रही है, ये अंडर प्रोसेस समझ लीजिए इस काम को अभी। तो अभी के लिए तो आप जो वैक्सीन है कोई भी एक वैक्सीन ले और उसकी दोनों डोजेज ले। ठीक है ईशा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा अगर डेंजर किसी पे होगा तो वो बच्चों पे होगा, इस तरीके की स्टडीज हमने देखी और पढ़ी भी हैं। लेकिन चूंकि मौसम भी बीमारियों का है इस वक्त, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वो नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा वो खाना भी प्रेफर नहीं करते, जिद्दी थोड़ा सा होते हैं। तो उनके लिए कुछ टिप्स आप खासतौर पर पेरेंट्स से साझा करना चाहें? देखिए बच्चों के लिए बेस्ट है, क्योंकि हमें प्लेटलेट्स जो है वो मेंटेन रखने हैं, तो बच्चों को स्पिनच, पोमीग्रेनेट, इस तरह की चीजें ज्यादा दी जाए। मैंने आपको बताया हाई प्रोटीन डाइट दी जाए, यानी कि उनको दालों का सेवन कराया जाए। अब बात आती है कि बच्चे जो हैं जनरली स्पिनच की सब्जी नहीं खाते, तो आप क्या कर सकते हैं कि स्पिनच को लीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए, उसको बॉईल करके ब्लेंड कीजिए और उसको आप मॉर्निंग में ही जो आप डो बनाते हैं आटे का, व्हीट का या जिस भी चीज का, उसमें आप गूंद लीजिए, उसका एक डो बना लीजिए व्हीट के साथ मिला के, और आप बच्चे को उसी की चपाती दें या पूरी भी दे सकते हैं, बट पूरी इतना हेल्दी नहीं है और ऑयली पचाना अभी इजी नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए आप बच्चों को जो है स्पिनच की चपाती दे सकते हैं। पोमीग्रेनेट जो है वो आप जूस के रूप में उनको दे सकते हैं। पोमीग्रेनेट वैसे तो जनरली बच्चे खाते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को खाने में, लेकिन आप उसका जूस निकाल करके बच्चों को दे सकते हैं। दालें अगर बच्चे सेवन नहीं करते हैं तो अगेन आप क्या कीजिए, दाल को जो है टर्मरिक के साथ एंड सॉल्ट के साथ बॉईल कीजिए एंड उसको अगेन आटे के साथ उसका जो है उसको गूंद लीजिए और उसकी चपाती बच्चों को दीजिए। या आप डो से कुछ भी कुछ भी इन्वेंट कर सकती हैं, कुछ भी अलग तरीके की चीजें बना सकती हैं, तो वो बच्चों को इस तरीके से दीजिए। पर दीजिए गार्लिक, अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो आप गार्लिक को भी कद्दूकस करके उनकी चपाती में मिक्स कीजिए। जो आप खाना बना रहे हैं बच्चों के लिए, सब्जी बना रहे हैं, बच्चे जनरली अब वैसे तो मेथी खाते नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कसूरी मेथी जो है उसको आप हर सब्जी में डालिए, हर दाल सब्जी में डालिए। इस टाइम पे कसूरी मेथी का मैक्सिमम यूज कीजिए। और हम तो क्या करते हैं कि जब चपाती बनाते हैं, चपाती बनाते हुए आप थोड़ा सा 1 पिंच कसूरी मेथी लीजिए और उसको आप उस डो के ऊपर रखिए एंड देन उसका पेड़ा बनाकर उसकी चपाती बना के फिर खाइए। तो जिस चपाती के अंदर ऑलरेडी दाल है या ऑलरेडी स्पिनच है, उसके अंदर अगर आप मेथी भी ऐड कर देंगे तो वो आपको जो है आपके इम्यून को बढ़ाने में और इस टाइम पे आपको जो संपूर्ण आहार देने में जो हेल्प करेगा, वो आपको कोई दुनिया की और चीज नहीं कर सकती। तो मेरे हिसाब से बच्चों को क्या करना है, बस आपको डिफरेंट आइडियाज इन्वेंट करने हैं। कोकोनट वाटर जो है आप बच्चों को दीजिए, आजकल तो वैसे प्रिजर्वेटिव्स भी आ रहे हैं, बट फ्रेश कोकोनट वाटर अगर आप दे सकते हैं तो बच्चों को वो दीजिए। पाइनएप्पल आज के इस टाइम में बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, तो आप उनको वो दे सकते हैं, उनके जूसेस जो हैं वो निकाल के बच्चों को दे सकते हैं।
और अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप बच्चों को मिल्क दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए आप उनको मतलब बेर खाली मिल्क ना दें, उसमें कुछ ऐड कर दें, या तो आप उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक, इतना सा पिंच ऑफ टर्मरिक वो बच्चे को टेस्ट नहीं आता उसका, वो ऐड कर सकते हैं। या आप थोड़ी सी तुलसी ऐड करके उसको दे सकते हैं, थोड़ी सी अदरक जो है उसको आप पीस करके वो बच्चे के मिल्क में ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से, ये छोटी छोटी ट्रिक से क्या होगा कि बच्चे काफी हद तक जो है सेफ हो जाएंगे, उनकी डाइट में वो चीजें चली जाएंगी जो हम लोग तो जनरली खा लेते हैं, पर बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं। तो अब आपको स्मार्ट प्ले करना है और उनके लिए इन चीजों को थोड़ा सा जो है स्मार्ट प्ले करके और किसी ऐसे तरीके से उनकी डाइट में डालना है कि उनको दिखाई ना दे कि वो खा रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए मेरी स्पेशल एडवाइस है। बिल्कुल, ये तो डाइट प्लान पूरा हो गया और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बच्चे बहुत चाव से खाएंगे भी। उम्मीद है कि तमाम पेरेंट्स ने इसे ध्यान से सुना होगा। लेकिन डॉक्टर अभिनव, व्हेन इट कम्स टू फिजिकल एक्सरसाइज, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, क्योंकि कोरोना का माहौल अभी चल रहा है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते नहीं है बच्चों को बाहर खेलने के लिए, खासतौर पर भेजने के लिए, क्योंकि स्कूल भी अब तक बंद थे। तो बच्चों की जो फिजिकल एक्सरसाइज थी वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही थी। तो घरों पर ही रहकर किस तरीके से उन्हें फिजिकली एक्टिव बनाया जा सकता है? फिजिकल एक्सरसाइज का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है मैम। बच्चों को खेलना या फिजिकल एक्सरसाइज कराना जरूरी है। तो इसके लिए जैसे मैम ने बताया कि चीजों को इंटरेस्टिंग बना के यूज किया जा सकता है। जैसे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज पेरेंट्स बच्चों को अपने साथ खिला सकते हैं। हम टेरेस का यूज कर सकते हैं। घर के अंदर जो फिजिकल एक्सरसाइज का एक रूटीन बना के उसके साथ बच्चों को खेल सकते हैं। जैसे रस्सी कूदना, या पहले के जमाने में जैसे हम दो लोग बड़ी रस्सी के साथ खेलते थे, या फिर पत्थर से जमीन पे कुछ बॉक्सेस ड्रॉ करके उनके साथ खेलते थे। इस तरीके के गेम्स में अगर पेरेंट उनके साथ इंडल्ज होंगे या और बड़े लोग इंडल्ज होंगे तो उसके साथ बच्चे खेल पाएंगे। एक तो हर एक घर में एक या दो ही बच्चे होते हैं और उनमें से भी एक छोटा एक बड़ा, तो खेलने में दिक्कत आती है। बच्चों को आप बाहर भेज सकते हैं। बच्चों को आप बाहर भेज सकते हैं और पार्क में भेज सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बस थोड़ा ध्यान रखें। सुबह शाम अपने साथ मॉर्निंग वॉक पे लेके जा सकते हैं अगर बच्चे टाइम से अगर आप उनको उठा पाए तो। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज तो बच्चों की बहुत जरूरी है, वो होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। न सिर्फ बच्चे बल्कि हर वर्ग के व्यक्ति को एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। कम से कम कुछ समय आप अपने आप को दीजिए, योगा में इन्वेस्ट कीजिए, मेडिटेशन आप कीजिए। योगा बिल्कुल मैम, योगा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों को शुरू से, जैसे हम आजकल तो अपने पास यूट्यूब है और भी कई तरह की सुविधाएं हैं, तो इसके साथ योगा की क्लासेस उनको साथ ज्वाइन करवा सकते हैं या साथ सिखा सकते हैं। सूर्य नमस्कार है, उसकी प्रैक्टिस के साथ ये चीज शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच हमारे एक और दर्शक महेंद्रगढ़ से कुलदीप सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही आवाज। सर थोड़ा तेज आप बोलिए, आपकी आवाज साफ मिल पाएगी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अच्छा, कुलदीप सिंह धनखड़, चित्रौली डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ ब्लॉक, करीना। जी, सवाल पूछिए। ये जो अपने वैक्सीन का इंजेक्शन लगा रहे हैं जी, इसमें जो है आप इसकी कोरोना की तो बीमारी ठीक नहीं हो रही। सर थोड़ा तेज आप बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है। तो साफ आवाज कैसे करा जी, बताओ आप। हाँ ठीक है सर, आप अपने सवाल को दोहराइए। मतलब ये है कि जो अपन इसका टीका लगा रहे हैं जी, इसमें टीका कितना टाइम में लगाना चाहिए? ठीक है डॉक्टर अभिनव। टीके की जी 2 डोजेज लगेंगी। इससे पहले का नियम था कि एक डोजेज के बाद दूसरी डोज 4 से 6 हफ्ते के बाद लगेगी, लेकिन अभी सरकार ने वो नियम बदल के पहली डोज के बाद दूसरा टीका 3 महीने के बाद लगेगा। टीका लगवाना ये गारंटी नहीं है कि कभी बीमारी नहीं होगी। कोरोना की बीमारी तो उसके बाद भी होगी, बस उसकी सिवियरिटी ये है कि कम हो जाएगी। ये हो सकता है कि आप अस्पताल में ना जाएं, और अगर अस्पताल चले जाएं तो ये होगा कि आपकी मृत्यु ना हो। तो ये आपका हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट, इन दोनों को कम करेगी। रेट ऑफ इन्फेक्शन को भी कम करेगी, लेकिन अगर आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बहुत तगड़ा है, आपका पोर्टल ऑफ एंट्री नाक से गया है और वायरल लोड अच्छा खासा गया है, तो आप उसके बाद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, सीवियरली भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो स्टडीज ने बताया है वो ये बताया है कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट बहुत कम हो जाएगा। तो सीवियर बीमारी का खतरा टल जाएगा, लेकिन कोरोना तो उसके बाद भी हो ही सकता है।
चलिए कुलदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ईशा जी, चूंकि डाइट प्लान को लेकर लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने महिलाओं को लेकर चर्चा की, बच्चों को लेकर चर्चा की, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है, वो है युवा वर्ग, जो सबसे ज्यादा घरों से बाहर निकलता है और सबसे ज्यादा बिजी शेड्यूल भी उन्हीं का होता है। ऐसे में अक्सर खान पान की जो चीजें हमसे छूट जाती हैं। कोरोना काल के दौरान भी फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगातार दिन रात काम किया है, तो उनके लिए कोई विशेष टिप आप देना चाहें? देखिए, उनके लिए विशेष टिप ये रहेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हाई प्रोटीन डाइट जो है, दिस दैट इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट कंबाइनिंग योर न्यूट्रिएंट्स, लाइक आप कार्ब्स को, प्रोटीन को एंड आप सिट्रस को, या आप कुछ भी लाइट कंजम्पशन या फ्रूट्स ले रहे हैं, आप इन सबको मैच ना करें। सो व्हेनेवर यू आर, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, बोलिए मैम। ओके, सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग समथिंग, या आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप अपना लंच साथ में कैरी करें जी। आपका जो लंच है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे डे शेड्यूल का। आप कुछ भी बाहर से खरीद के खा सकते हैं, आजकल बहुत सारे फूड ऑप्शंस हैं। आप ब्रेकफास्ट को जो है अपने किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, डिनर को या इवनिंग स्नैक को एडजस्ट कर सकते हैं, पर लंच आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका भरपूर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो आपको अपना घर से कैरी करना चाहिए, और उसमें जो है अभी के सीजन के हिसाब से मैं बताऊंगी कि आप जो है वेजीज में स्पिनच, ब्रोकली, इस तरह की वेजेस, सिट्रस फ्रूट्स आप साथ में कैरी कर सकते हैं, और आप दाल को जो है, या दाल की रोटी या दाल के पराठे साथ में कैरी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 2 टाइम का खाना साथ में कैरी करना है, तो मैंने आपको जैसे बताया, एक आप दाल बना लीजिए और कुछ बॉइल्ड दाल को अलग निकाल लीजिए, और उसका जो है पराठा या उसको किसी तरीके से जो है अपने ब्रेकफास्ट मील की तरह या इवनिंग स्नैक की तरह जो है उसको कंबाइन करके आप लेके जा सकते हो। मेक श्योर यू आर टेकिंग लेस ऑफ टीज एंड कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स, लाइक आप चाय का या कॉफी का कम से कम यूज कीजिए, क्योंकि जो लोग वर्क प्लेस पे होते हैं, काम कर रहे हैं, उनको आदत रहती है वो बार बार चाय या कॉफी मंगा करके पीते हैं। तो या तो आप अपने घर से, मैंने जैसा बताया, ये हनी का और जिंजर का काढ़ा लेके जाइए। अदरवाइज अब इस टाइम में आप क्या कीजिए, जैसे सपोज आपका चाय का टाइम है या आपको कॉफी पीने का मन करता है, आप अपने साथ थोड़े से फ्रूट्स रखिए, आप पहले फ्रूट को कंज्यूम कीजिए, और थोड़ी देर के बाद आप 1 ग्लास या 2 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कीजिए। बिलीव मी, आप कुछ भी ले, दिस इज जस्ट योर माइंडसेट। अगर आप नॉर्मल वार्म वाटर भी कंज्यूम करेंगे ना, और आपको वो वार्म वाटर कंज्यूम करने की हैबिट हो जाएगी इवनिंग में, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा दिस इज जस्ट अ हैबिट कि हम बार बार चाय या कॉफी की डिमांड करते हैं। थोड़ा सा इस टाइम के लिए आप चाय कॉफी को वर्क प्लेस पे अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए फ्रूट्स कैरी कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप चना, भुना चना कैरी कर सकते हैं या हेल्दी स्नैक्स कैरी कर सकते हैं, उसको आप कैरी कीजिए साथ में। आप वाटर का कंजम्पशन कीजिए और साथ में आप अपने हेल्दी स्नैक्स कंज्यूम कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि आप 1 कप टी या 1 कप कॉफी या कुछ भी इस तरीके की चीजें कंज्यूम करें। चलिए, एक और दर्शक राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। मैम, मुझे जानना था कि मुझे जॉन्डिस हो रहा है लगभग 15 से 16 साल से, बार बार हो रहा है, और वो मतलब मैं दवाइयाँ लेता था तो मेरा आराम भी हो जाता था, तो अभी 1 साल से मेरा नहीं हो रहा है आराम। लगभग लास्ट अक्टूबर से मुझे जॉन्डिस हुआ था, और 1 साल अब जो अक्टूबर लगने वाला, लग ही गया है, तो मुझे आराम नहीं हुआ है। तो मुझे ये पूछना था कि मुझे ये वैक्सीन लगवा सकता हूँ या नहीं लगवा सकता हूँ? डॉक्टर अभिनव। सर, आपको इसके एक बार एक्यूट फेज को टाइड ऑफ करके उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। आप एक बार प्लीज किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की या हिपेटोलॉजिस्ट की मदद लीजिए, और जॉन्डिस की जो आपकी अभी की एक्यूट फेज है, इसके साथ अगर फीवर है, पीलिया ज्यादा अभी भी बढ़ रहा है, और सीधे हाथ की तरफ पेट के ऊपरी हिस्से में अभी भी दर्द है, अगर ये कंडीशन अभी भी चल रही है, तो इसका मतलब लीवर पे आपकी सूजन अभी भी बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में तो आपको एक बार के लिए टीका अवॉइड करना चाहिए। अगर ये एक्यूट फेज टाइड ओवर हो जाती है, तो इसके बाद आपको इसके टीके के लिए जरूर जाना चाहिए। इसकी आपको सलाह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हिपेटोलॉजिस्ट देंगे, जल्दी से जल्दी आपको उनसे मिलना चाहिए। ठीक है राहुल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अभिनव, इस तरीके की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है वो ये है कि बुखार हो जाना या फिर हाथ में दर्द तो होता ही है, लेकिन इन सब के अलावा कई अनकॉमन साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत से लोगों को फूड पॉइजनिंग हो रहा है टीका लगने के बाद, बहुत से लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी सामने आ रही है। ऐसे में लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि टीका लगवाएं या ना लगवाएं। नहीं मैम, हमारी सोसाइटी में ये टेंडेंसी रहती है कि हम जो भी कंट्रोवर्शियल चीज होती है, हर चीज को उससे रिलेट करते हैं। इसके बहुत कम केसेस हैं कि क्लोटिंग हो गई या लंबे समय तक हाथ पैरों में दर्द है या पेशेंट को गैस्ट्रोएंटराइटिस है। ये केसेस तो और कहीं रिपोर्टेड नहीं है, ये हमारे ही लोग अपने समाज में ही बोल रहे हैं। तो लोगों को इन भ्रांतियों से बचना चाहिए।
टीका लगाने के बाद 1 दिन से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन तक बुखार या हरारत रह सकती है। 2 दिन के बाद ये चीज वैक्सीन की वजह से नहीं होगी। अगर उसके बाद आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रहा है तो मे बी वो फूड पॉइजनिंग या फिर वो किसी गैस्ट्रोएंटराइटिस की वजह से हो सकता है। और अगर आपको जोड़ों में दर्द है, वो कई बार हम रिएक्टिव आर्थराइटिस की लाइन पे बोलते हैं कि वो थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन वो भी रेयर है और कहीं रिपोर्टेड नहीं है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। कई लोगों ने मेरे को भी आके कहा कि टीका लगा था तो गांव में 3 लोग मर गए। मोस्ट प्रोबेबली उन पेशेंट्स के एक्सपायर होने का कारण कुछ और रहा होगा। वेरी लेस लाइकली है कि वो इंजेक्शन के कारण ऐसा कुछ। ठीक है, हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। हरिकेश जी, बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। हरिकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, उनसे संपर्क टूट गया। डॉक्टर अभिनव, जिस तरीके से आप जिक्र यहाँ पर वैक्सीन को लेकर कर रहे थे, ईशा मदान जी, महिलाओं को अक्सर बहुत ज्यादा भय सताता रहता है, खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, हालांकि उनको भी वैक्सीनेटेड किया जा रहा है और बड़े स्तर पर इस मुहिम को चलाया जा रहा है, तो उनको आप यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगी, स्पेशली जो वुमेन प्रेग्नेंट है? देखिए, जो वुमेन प्रेग्नेंट हैं उनको लेकर के एक बहुत ही बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में। वो ये है कि जो प्रेग्नेंट महिला है उसको जो है 2 लोगों के बराबर खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही पर्सन है अभी, आपको अच्छा खाना खाना है और आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस के साथ खाना खाना है। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है। मतलब आप पूरा दिन जो है कोशिश कीजिए। अभी ऐसा नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर अ क्रिटिकल केस, आप अपनी फिजिकल मूवमेंट जो है उसको जारी रखिए। और आपको क्या करना है कि जो भी आप डाइट ले रहे हैं, देखिए हर प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनका केस जो है डिफरेंट है। मैं और ये तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, मैं इन जनरल कुछ भी एडवाइस ऐसे नहीं दे सकती, बट आई कैन जस्ट से आपको हेल्दी फूड खाना है। आप बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, आप ऑयली और वो चीजें अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि इस केस में आपको बहुत जल्दी जो है फूड इनडाइजेशन इश्यूज होते हैं कि आप डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है प्रेग्नेंट वुमेन को, और एसिडिटी एंड गैस्ट्रल इश्यूज ये ज्यादा होते हैं। तो आप लाइट फूड कंज्यूम कीजिए और हेल्दी फूड कंज्यूम कीजिए। बट इन जनरल क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपका केस ऐसा है कि आयरन डेफिशिएंसी है, कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी देखने में मिलती है, कई बार लगता है आप बीपी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो हम डाइट जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन की उनकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही दे पाते हैं, कीपिंग देयर दोशाज इन माइंड एंड देयर प्रेजेंट सिचुएशन। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल खाना है। हाँ, आपको हेल्दी फूड खाना है। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि यू आर प्रेग्नेंट तो आप डबल खाना खाओ, 2 खाते हो तो 4 चपाती खाओ। आपको भूख लग रही है, बिल्कुल खाओ। आपको लगता है कि आपकी डाइट जो है अभी आपको 2 की बजाय 3 चपाती खानी चाहिए, यू ईट इट। क्योंकि अब आपको क्या करना है, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जो है बरकरार रखना है, ताकि आप लेथार्जिक फील ना करें और आप बहुत इजीली जो है वो न्यूबॉर्न बेबी या न्यू लाइफ को अपने अंदर कैरी कर बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन टिप्स का अच्छे से पालन भी किया जाए। डॉक्टर अभिनव, आपका मैसेज दर्शकों के लिए क्या होगा? सबसे बड़ा मैसेज अगेन जो हम कोविड की शुरुआत के साथ बोल रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्राउडी स्पेसेस में जाने से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों में जाने से बचें। अगर जाएं, बहुत जरूरी हो तब जाएं तो मास्क लगा के जाएं। बिना जरूरत इधर किसी भी चीज को छूने से बचें, खासकर बाजार में किसी भी। इन शॉर्ट हमें यही समझना होगा कि जो तमाम गाइडलाइंस है उनका अभी भी हमें पालन करते रहना है। डॉक्टर अभिनव, बहुत शुक्रिया। ईशा मदान जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।